नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भारत पाकिस्तान के बीच हुई सीमा पर सीधी बातचीत, गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति और सीमा पर शांति के लिए संवाद को जरूरी बताया गया है। आतंकवाद पर भारत की सख्त नीति बरकरार है। तो ये जानकारी आपको बताते चले, हाल ही में हुए हमले और गोलीबारी को लेकर अब आतंकवाद पर भारत की सख्त नीति जो है वो बरकरार है। और ऐसे में ये जानकारी एक बार फिर आपको बताते चले, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में सीमा पर हुई गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए सीधे बातचीत जो है वो हुई है। और उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संवाद शांति बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है और ये बातचीत तनाव कम करने और भविष्य में विश्वास बहाली करने की दिशा में बेहद सकारात्मक कदम माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति भी दोहराई है। और बढ़ते हैं आगे, डीएमके सांसद करीम मोशी के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दल दिल्ली एयरपोर्ट से रूस के लिए रवाना हुआ है। और यह प्रतिनिधिमंडल रूस, स्पेन समेत कुल 5 देशों के दौरे पर जाएगा। और इस यात्रा का उद्देश्य भारत की विदेश नीति को मजबूत करना, वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ देश की भूमिका को रेखांकित करना और इसी के साथ रणनीतिक जो साझेदारी है इनको बढ़ावा देना है। दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल जो है विभिन्न देशों के सांसदों और अधिकारियों से मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेगा। और यह दौरा भारत की कूटनीतिक पहल का बेहद अहम हिस्सा माना जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, टोक्यो में भारतीय सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में भारतीय दूतावास का दौरा किया और वहां भारत के राजदूत सीवी जॉर्ज से मुलाकात की। ये बैठक ऑपरेशन सिंदूर के तहत आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को वैश्विक मंचों पर मजबूती से रखना है। और साथ ही बताते चले, प्रतिनिधि मंडल में विभिन्न दलों के सांसद शामिल है, जिनमें अभिषेक बनर्जी की बात करें, ब्रजलाल अपराजिता, सारंगी, प्रधान बरुआ, हेमांग जोशी और जॉन ब्रिटास जैसे प्रमुख नाम है। और यह दल जापान के अलावा दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर का भी दौरा करेगा। और बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना की है। देशनोक स्थित इस मंदिर को चूहों वाले मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। पीएम मोदी ने दर्शन के दौरान देश की समृद्धि और सुख शांति की कामना की और इस मौके पर मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। पीएम की धार्मिक यात्रा आस्था और संस्कृति से जुड़ी हुई एक अहम पहल मानी जा रही है। और वहीं बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से राजस्थान को विकास की बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने चुरू सादुलपुर रेल लाइन की आधारशिला रखने के साथ ही राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में रेल लाइन विद्युतीकरण समेत कुछ 20,000 करोड़ की जन कल्याणकारी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। और इनमें सूरतगढ़, फलोदी, फुलेरा, टिकाना, उदयपुर, हिम्मतनगर, फलोदी, जैसलमेर और समदड़ी बाड़मेर रेलखंड शामिल है। तो बीकानेर दौरे पर पीएम मोदी और यहां से उन्होंने कहे तो राजस्थान को एक बड़ी सौगात दी है। और करते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पहलगाम में हुए अमानवीय हमले का जवाब ऐसा दिया जिसे दुश्मन कभी नहीं भूल सकेगा। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सिंधु जल समझौते को भी स्थगित कर यह स्पष्ट कर दिया है कि अब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में इतना जोश है कि वे देश की बेटियों के न्याय के लिए सीमा पर जाने को भी तैयार हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की मैं आपको बधाई देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया था कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हुए अमानवीय हमले का जवाब ऐसा
होगा कि दुश्मन भूल ना सकेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही किया है, क्योंकि देश आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ जो हुआ है, देश की सेना और देश के सैनिकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये पहलगांव की घटना के बाद प्रधानमंत्री जी ने सिंधु जल समझौता को स्थगित किया। उन्होंने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब मिला है, निश्चित रूप से पूरे देश में नहीं, दुनिया में इसकी एक मिसाल बनी है कि जिस तरह से उनको आतंकियों को और उनके ठिकानों को बर्बाद करने का काम किया है। मैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने सीमावर्ती क्षेत्र के जितने लोगों से बात की, वे देश की बेटियों के न्याय के लिए सीमा पर जाने को तैयार थे। जैसे हमारे पूर्व सैनिक, मैंने सेना के लोगों से भी बात की। क्षेत्र में नागरिकों का जो जज्बा था वो देखने को मिलता था। आज इतनी गर्मी में ये जन सैलाब जो उमड़ा है, वो इस बात को जाहिर करता है कि राजस्थानवासी प्रधान। और बढ़ते आगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर भारत के दृष्टिकोण को दोहराते हुए पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है और उन्होंने साफ कहा कि अगर आतंकवादी पाकिस्तान में हैं तो हम उन्हें वहीं मारेंगे जहां वे हैं। जयशंकर का यह बयान भारत के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है। उनका कहना है कि भारत अब इंतजार नहीं करेगा और जवाब सीधा और निर्णायक होगा। और वहीं दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बताते चले, एनएसई आईपीओ पर सेबी चेयरमैन तुहिनकांत पांडे का बयान, लंबित मुद्दों को जल्द समाधान किया जाएगा। तुहिनकांत ने कहा है समय सीमा बताना संभव नहीं है। एनएसई और सेबी के बीच जारी बातचीत, चेयरमैन ने यह भी कहा कि एनएसई और सेबी के बीच बातचीत जारी है, जो जल्द ही लंबित मुद्दे हैं उनका समाधान किया जाएगा। तो दिल्ली में एनएसई के आईपीओ को लेकर सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि एनएसई और सेबी के बीच सभी लंबित मुद्दों का समाधान किया जा रहा है और बातचीत जारी है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल किसी समय सीमा का अनुमान नहीं दिया जा सकता है, लेकिन प्रक्रिया जल्द पूरी होने की उम्मीद है। बढ़ते आगे, पटना से जानकारी आपको बताते चले, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के सारण में जनसभा के दौरान बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन्हें मुख्यमंत्री बनने की मंशा से जोड़ रहे हैं, लेकिन वो सीएम बनने नहीं बल्कि अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि अब तक उन्होंने 10 मुख्यमंत्री बनाने में मेहनत की है। उनका सपना है कि बिहार का विकास तब माना जाएगा जब हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों के लोग रोजगार के लिए बिहार आएंगे। बढ़ते आगे, हरियाणा के हिसार जिला न्यायालय ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पुलिस रिमांड पर 4 दिनों के लिए भेजा है। ज्योति पर आरोप है कि उसने संवेदनशील जानकारी साझा की है और एक पाकिस्तानी नागरिक के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। ज्योति की गिरफ्तारी से सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता भी अब बढ़ गई है। बढ़ते आगे, श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अबू धाबी पहुंचा है। आपको बताते चलिए ये जानकारी, सर्वदलीय जो दल है वो अलग अलग देशों में पहुंच रहा है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अबू धाबी पहुंचा। यह दल ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य और सिएरा लियोन का दौरा कर रहा है। और इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा, आईयूएमएल, बीजेपी समेत कई दलों के सांसद और वरिष्ठ नेता शामिल हैं। ये यात्रा भारत की कूटनीतिक पहल को मजबूती देने की दिशा में बेहद अहम मानी जा रही है।
बढ़ते आगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सैनी ने कहा कि यह पीने के पानी का सवाल है और गुरुओं की दी जा रही शिक्षा का पालन करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत मान अहंकार में आकर गुरुओं की शिक्षा को भी नहीं मान रहे हैं। सैनी ने अपील की है कि भगवंत मान राजनीति से ऊपर उठें और हरियाणा को पीने का पानी दें। देखिए, हमारी गुरुओं की परंपरा है, पीने के पानी का सवाल था और गुरुओं ने भी हमें यही शिक्षा दी है। उस शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि भगवंत मान साहब अहंकार में है किसी में, जो गुरुओं की शिक्षा को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की राजनीति से उनको छुटकारा पाना चाहिए। समाज हित में काम करने चाहिए, समाज को बढ़ाने वाले काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये पीने के पानी का सवाल है। और आजकल तो हम देखते भी हैं, ये समय ऐसा है, सभी लोग गुरुओं के नाम को कुछ छिबिल्ले भी लगाते हैं, उनके दिवस होते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं, परंतु ये तो उनकी शिक्षाओं का भी अनादर कर रहा है। मेरा आग्रह है, भगवंत मान से भी इस प्रकार की राजनीति से ऊपर उठ करके। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीकानेर में कहा कि बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रेलवे का ढांचा पूरी तरह बदल दिया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान 34,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए गए और 47,000 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में विद्युतीकरण किया गया है। और उन्होंने कहा कि आजादी के बाद ये पहली बार है जब छोटे स्टेशनों के पुनर्विकास पर इतना ध्यान दिया जा रहा है। पीएम मोदी रेलवे के समग्र विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के मूलभूत ढांचे में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए हैं। इन 11 वर्षों में 34,000 किलोमीटर पटरियां बनी हैं। पूरे जर्मनी में जितनी पटरियां हैं उससे ज्यादा इन 11 वर्षों में बनी है। 47,000 किलोमीटर विद्युतीकरण किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत, कई तरह के नई जनरेशन की गाड़ियां बनाई। पुराने आईसीएफ कोच को मिशन मोड में एलएचबी से कन्वर्ट किया। 42,000 नए एलएचबी कोच बनाए और इस तरह के कई इनिशिएटिव्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में लिए हैं। इन सब प्रयासों से रेलवे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए एक अच्छा सुगम साधन बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया, स्टेशनों का नवनिर्माण। आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने, पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने छोटे स्टेशन, मझोले स्टेशन, उन पे ध्यान दिया है, तो वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र। पिछले 11 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के मूलभूत ढांचे में बढ़ते आगे, गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ है और मेमनगर के सुभाष चौक स्थित एक आवासीय इमारत की 8वीं मंजिल पर विस्फोट के बाद आग लग गई। धमाके की आवाज से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी और इसके ऑपरेशन भी जारी है। हादसे के कारणों का फिलहाल पता लगाया जा रहा है। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर सामने आ रही। सीएम योगी ने आंधी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर दिए निर्देश। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत बचाव के आदेश दिए। तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के लिए कहा गया है। अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं। जनहानि, पशुहानि होने पर राहत राशि का वितरण किया जाए, घायलों का समुचित इलाज कराया जाए।
फसल नुकसान का भी आकलन कर आख्या शासन को भेजे प्राथमिकता पर जल निकासी की व्यवस्था कराई जाए। तो आपको बताते चले, जनहानि पशुहानि होने पर जो राहत राशि है ये भी वितरण करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। घायल जो भी लोग हैं उनका पूरा इलाज समय से जल्द बेहतर तरीके से कराया जाए। फसल नुकसान के भी आकलन कर प्रशासन को इसकी जानकारी दी जाए और तमाम चीजों पर अधिकारी एक्शन ले। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंधी ओला बारिश को लेकर ये निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बढ़ते आगे, इंदौर में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और जो लोग जनता का पैसा लूटकर भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किशन रेड्डी ने साफ किया कि यह मामला सरकार या किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है, बल्कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है। न्यायस्थान के सामने हो, ला के सामने हो, सो भी एक ही है। इसीलिए अगर कोई गलत काम किया है, कोई भ्रष्टाचार किया है या कोई जनता का पैसा लूटा है, जरूर उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई होगा। ये पार्टी से, सरकार से कोई संबंध नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उनका काम वो काम करेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में बात करें तो संभल जिले में प्रशासन ने शहर को सुंदर और ऐतिहासिक स्वरूप देने के लिए ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। इस अभियान के तहत चौराहों पर संभल से जुड़ी महान हस्तियों की मूर्तियां लगाई जाएंगी। प्रशासन का कहना है कि ये जो कार्रवाई है शहर के सौंदर्यीकरण और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये कहावत आज भारत अफगानिस्तान के बदलते रिश्तों पर सटीक बैठती है। दरअसल भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह उम्मीद थी कि वैश्विक समुदाय आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देगा, लेकिन वास्तविकता इससे अलग निकली। कई देशों ने अपने स्वार्थ के चलते आतंकवाद को ही अप्रत्यक्ष समर्थन देना शुरू कर दिया और इस अनुभव के बाद भारत ने अपनी नीति में बदलाव किया और पहली बार भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी से बातचीत की और इस बातचीत में मुत्ताकी ने भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का समर्थन किया है। और खास बात यह रही कि पाकिस्तान से नाराज चल रहे अफगानिस्तान ने भारत की रणनीति को आधार बनाकर खुद पाकिस्तान पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर अफगानिस्तान इस कार्रवाई को करने में सफल हो जाता है तो पाकिस्तान का बर्बाद होना तय माना जाता है। तो आखिर अफगानिस्तान की तरफ से कौन सी कार्रवाई की जा रही है, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। दरअसल अचानक भारत और अफगानिस्तान के बीच मित्रता काफी बढ़ती दिख रही है। इसका एक ही कारण है, लेकिन वे अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित है, वहां पाकिस्तान के खिलाफ लोग उग्र हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास होने लगा है कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद से उसे बर्बाद कर रहा था और अब तालिबान के शासन के आने के बाद अफगानिस्तान के लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है। इससे तालिबान सरकार भी नाराज हो गई है और भारत पाकिस्तान कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान भारत के साथ खड़ा रहा और पाकिस्तान की बातों में नहीं आया। वहीं अब खबर आ रही है कि भारत के बाद अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी पाकिस्तान को प्यासा मारने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल अफगानिस्तान अपनी नदियों पर बांध बनाने की तैयारी कर रहा है ताकि पाकिस्तान में जाने वाले पानी के प्रवाह को रोका जा सके। अफगानिस्तान ने यह कदम भारत सरकार के पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने की खबरों के बाद उठाया है। सोशल मीडिया पर एक बलूच कार्यकर्ता मीर याब बलूच ने यह दावा किया है और उन्होंने इसे पाकिस्तान के अंत की शुरुआत बताया है। मीर याब बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये ना पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है। भारत के बाद अब अफगानिस्तान ना पाकिस्तान में अपने पानी के प्रवाह को रोकने के लिए बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अफगानिस्तान या पाकिस्तान की तरफ से नहीं की है, लेकिन नदी जल को लेकर क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इसने ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है।
पोस्ट के अनुसार तालिबान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल मुबीन ने पूर्वी अफगानिस्तान के काबुल नदी की सहायक नदी कुनार नदी क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने संभावित बांध स्थल का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि काबुल सरकार से कि पाकिस्तान में बहने वाले अफगान पानी को रोकने के लिए कई बांधों के निर्माण के लिए सरकार अपना कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि नदी से खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। मुबीन का कहना है कि यह पानी हमारा खून है और हम अपने खून को नसों से बाहर नहीं जाने दे सकते। हमें अपना पानी रोकना होगा, जो हमारी बिजली की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है और हम अपनी कृषि को और मजबूत बना सकते हैं। अफगानिस्तान से पानी रोकने की बात ऐसे समय में सामने आ रही है जब भारत ने बीते अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत के पानी रोकने के डर से पाकिस्तान पहले ही घबराया हुआ था और ऐसे में अफगानिस्तान से भी पानी का रुकना उसकी बर्बादी लिख सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 से ही सिंधु जल संधि के रूप में औपचारिक समझौता मौजूद है, लेकिन काबुल और इस्लामाबाद के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं है। इसलिए अफगानिस्तान किसी के दबाव में आए बिना पानी को आसानी से रोक सकता है, जो पाकिस्तान के प्यास, भूख, महंगाई का कारण बन सकता है। दरअसल अचानक भारत और अफगानिस्तान के बीच मित्रता काफी बढ़ती दिख रही है। इसका एक ही कारण है, लेकिन वह अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत का यह छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। इसका अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या सच में पूरा विश्व एक परिवार है या कोई भी देश भारत के अलावा ऐसे सोचता है? तो जवाब सबका शायद एक ही होगा, नहीं। आज बढ़ती हुई जरूरतों के दौर में लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, अपने बारे में सोचने लगे, और ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी हो रहा है। ये देखिए रिपोर्ट। रूस की चिंता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव हर मंच पर कहते हुए दिखाई देते हैं कि पश्चिमी देश लगातार चाइना और भारत को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहे हैं कि हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने तब भी कहा था जब क्वाड संगठन को बनाया गया था। लावरोव ने कहा था कि पश्चिम के देशों ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया है। स्पष्ट है कि पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहा है। ये हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए है। पश्चिम के देशों ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया है। स्पष्ट है कि पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहा है। यह हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए है। पश्चिम के देश इस इलाके में अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। पश्चिम की इस नीति को राष्ट्रपति पुतिन ने बांटो और राज करो बताया था। यह पहली बार नहीं है जब रूसी विदेश मंत्री ने भारत और चीन के संबंधों में पश्चिम की भूमिका की आलोचना की है। इससे पहले 2020 में भी लावरोव ने कहा था कि पश्चिम एक ध्रुवीय विश्व बहाल करना चाहता है, मगर रूस और चीन उसके मातहत नहीं होंगे। वहीं इसी महीने जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के इलाके में हमले कर रहे थे, तो उम्मीद की जा रही थी कि क्वाड के सदस्य देश भारत का समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि क्वाड कोई सुरक्षा गठजोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी क्वाड को लेकर उदासीनता देखी गई है। रूस की चिंता भारत की बदलती रणनीति, भारत की सैन्य निर्भरता, बदलाव की तस्वीर, भारत की ओर बढ़ता पश्चिम, भारत का सैन्य आपूर्ति स्रोत बदलता, भारत की नई रक्षा रणनीति, मेक इन इंडिया, डाइवर्सिफिकेशन। रूस की यह चिंता यह स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि भारत के खेमे में कुछ तो चल रहा है, जिससे रूस की चिंता बड़ी है। तो आपको बता दें कि रूस का डर है कि भारत की निर्भरता उस पर से खत्म ना हो जाए।
क्योंकि सैन्य आपूर्ति के मामले में भारत की निर्भरता रूस पर कम हुई है। भारत सैन्य आपूर्ति के मामले में पश्चिम की ओर शिफ्ट हो रहा है। आने वाले समय में यह ट्रेंड और बढ़ेगा, जो हाल ही में राफेल एम के रूप में देखने को मिला है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक 2009 से 2013 के बीच भारत का 76% हथियार आयात रूस से होता था, लेकिन 2019 से 2023 के बीच रूस से होने वाला हथियार आयात गिरकर 36% पर आ गया है। हालांकि यूक्रेन से जंग के दौरान रूस से भारत का व्यापार बढ़ा है, लेकिन ये बढ़ोतरी भारत के ऊर्जा आयात के क्षेत्र में है। पिछले साल दोनों देशों के बीच 66 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था, लेकिन इसमें 40% रूसी तेल था और 36% रूसी हथियार था। भारत आत्मनिर्भर बने, पश्चिम का भारत पर विश्वास। चीन को काबू में करना संभव, रूस की बदलती स्थिति। 1962 का जंग, भारत रूस संबंध और चीन की आक्रामकता। भारत पश्चिम से संबंध सीमित करे रूस। भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़े, भारत नवाचार पर करे फोकस। वहीं पश्चिम को लगता है कि चीन को काबू में करना है तो भारत अहम देश है। दूसरी तरफ भारत को लगता है कि सीमा पर चीन की आक्रामकता को जवाब देना है तो पश्चिम की मदद जरूरी है। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री का मानना है कि पश्चिम भारत और चीन में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि भारत रूस पर निर्भर नहीं रह सकता। अगर चीन का सामना करना है तो रूस इसमें मददगार साबित नहीं होगा, क्योंकि 1962 की जंग में रूस ने भारत की मदद नहीं की थी। अब रूस खुद ही चीन यूक्रेन के साथ जंग में उलझकर एक जूनियर पार्टनर बनकर रह गया है। रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ गई है। ऐसे में यह संभव नहीं है कि भारत रूस के कहने पर पश्चिम से संबंध सीमित कर ले, क्योंकि चीन लगातार आक्रामक नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला है, और रूस इस दौरान पूरी तरह से बचता हुआ दिखा। हालांकि रूस भी वही बोला जो भारत ने कभी रूस को ज्ञान दिया था कि युद्ध से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पीस, डिप्लोमेसी और डायलॉग से दोनों देश इसे हल करें। ये माना जा सकता है कि चीन में नाराजगी हो, लेकिन भारत जंग के समय भी रूस को आर्थिक तौर पर मदद दे रहा था। हालांकि इससे बेहतर है कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ने पर बल दे, साथ ही रक्षा के क्षेत्र में विश्व के देशों को अपने खेमे में लेकर निर्यात को बढ़ाएं और साथ ही नवाचार पर बल दें। अमेरिका की शिकायत रहती है कि भारत रूसी छाया से बाहर नहीं निकल पा रहा, और रूस की शिकायत रहती है कि भारत पश्चिम के लिए चीन विरोधी मोहरा बन रहा है। इसे भारत की बढ़ती प्रासंगिकता के रूप में भी देखा जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुविधा के रूप में भी। लेकिन अमेरिका का इतिहास पुराना है कि उसने कभी भारत के पक्ष में नहीं रहा। इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौर में भी देखा जा सकता है। हालांकि रूस ने भी पक्ष नहीं लिया, लेकिन जरूरत है कि वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ आगे बढ़े और दूसरे देशों पर से निर्भरता कम करे। भारत को अपनी बढ़ती प्रासंगिकता और वैश्विक स्थिति का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उसे रूस, अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाए रखते हुए अपने हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ते हुए भारत को अपनी रक्षा रणनीतियों और निर्यात को बढ़ाना चाहिए, ताकि वे फिलहाल के इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।